वेलकम बैक टू द कैप्सूल नंबर 7 डार्कनेट। सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसको चुनकर उठाकर लाए हैं हम, क्योंकि ये जनरल पर्पज जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम वालों के लिए तो मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस लेकर आया हूँ आज इसकी। तो आइए शुरू करते हैं। डार्क नेट या डार्क वेब होता क्या है और ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इस बार क्यों इंपॉर्टेंट है। सर फरवरी 2020 में क्या हुआ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। कौन लोग थे वो देश के पहले नारकोटिक्स ऑपरेटिव थे जो क्या कर रहे थे, साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स को इलीगली बाहर शिप कर रहे थे। उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने धर दबोचा। तो सर दो बातें उठती हैं यहां पर कि ये पहले डार्कनेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव जिनको इन्होंने पकड़ा, तो ये डार्कनेट क्या है उसमें, और दूसरी बात जिन्होंने पकड़ा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ा, तो ये कौन लोग हैं। तो आइए दोनों को समझते हैं। सर ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या है। देखिए एक एक्ट आया था 1985 में, जिस एक्ट का नाम था नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया 1986 में, एक साल बाद। उसके दो काम थे। सर ये क्या है, सबसे ऊंची देश की सबसे बड़ी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसके दो काम हैं, ये ड्रग ट्रैफिकिंग से फाइट करती है और जो लोग इलीगल सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं, इंडिया पे यूज कर रहे हैं या अब्यूज कर रहे हैं, उनको रोकती है। ठीक है, तो इस एजेंसी के दो काम हैं, इस ब्यूरो के दो काम हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है सर, दिल्ली में है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, अमित शाह के अंतर्गत आती है। ठीक है सर, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समझ में आ गया आपको कि ये किस एक्ट से। सर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से यही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि किस एक्ट से इसका गठन हुआ है, इसके वर्क क्या हैं और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है सर, तो इन्होंने धर दबोचा किसको, देश के पहले डार्कनेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव को, जो क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अब्रॉड। तो सर ये डार्कनेट क्या है, क्योंकि ऐसे तो हमने बहुत लोगों को पकड़ा है, लेकिन डार्कनेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव को पकड़ा है, तो उसमें ये डार्कनेट क्या है, आइए इसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास YouTube है, जिसका चैनल मेरा YouTube चैनल है होप तुशांत यादव, और उसमें जो मैं वीडियोस डालता हूं उस वीडियोस के साथ 3 कंडीशन हो सकती है। तो भैया जो मैं वीडियोस डाल रहा हूं उनके साथ 3 कंडीशन हो सकती है। सर पहली कंडीशन क्या है कि मैं वीडियोस डालूं और YouTube में कोई भी सर्च करे, पब्लिक डेटा है वो, कोई भी सर्च करे वो मेरे डेटा को एक्सेस कर सकता है, यानी वो मेरी वीडियोस को देख सकता है। पहली कंडीशन, कोई भी देख सकता है, एनीवन कैन एक्सेस। ठीक है दोस्तों, दूसरी कंडीशन क्या है कि मैं कुछ लोगों को अपना लॉगिन एंड पासवर्ड दूंगा, मैं अपनी लॉगिन और पासवर्ड दूंगा, वो लॉगिन और पासवर्ड यूज करके वो स्टूडेंट मेरे पोर्टल को खोल सकता है और मेरे डेटा को एक्सेस कर सकता है। कंडीशन नंबर 2 कि मैं उनको पासवर्ड दे दूं ताकि वो मेरे डेटा को एक्सेस कर सकें। बिल्कुल सही सर। सर तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है सर मेरी वीडियोस के साथ कि मैं उन्हीं लोगों को ये वीडियोस दूंगा और वो किसी स्पेसिफिक ब्राउजर्स में ही चल सकेंगी, यानी कुछ ब्राउजर्स के नाम मैं उनको बताऊंगा और उनको मैं क्या दूंगा, डिक्रिप्शन लिंक, यानी कोई की दूंगा, वो की से ही वो मेरी वीडियोस के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है सर, तो मैं उनको स्पेसिफिक ब्राउजर्स का नाम बताऊंगा, उसी ब्राउजर से ये सर्च हो पाएंगे और मैं उनको की भी दूंगा साथ में। तो मेरी वीडियो को 3 तरह से 3 लोग एक्सेस कर सकते हैं। पहले कि कोई भी एक्सेस कर ले, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जिसको मैंने लॉगिन एंड पासवर्ड दिया है वो एक्सेस कर सकें, दूसरी कंडीशन। एंड सर तीसरी कंडीशन, किसी स्पेसिफिक ब्राउजर में, जैसे यूट्यूब नहीं, गूगल नहीं, कोई अलग से कोई ब्राउजर बताऊं, उस ब्राउजर को डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उनको की दूंगा, उस की से वो क्या करेंगे, मेरे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है सर, ये मेरी वीडियो के साथ 3 कंडीशन हो सकती हैं। आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। मान लीजिए ये आइसबर्ग है, क्या है ये सर, आइसबर्ग, और ये ओशियन का लेवल है, सी सरफेस लेवल।
ठीक है सर, ये दिस वन। तो हम जो देख रहे हैं इस समय वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ठीक है सर। आइस के पहाड़ की हम केवल टिप देख रहे हैं और ये पूरा आइसबर्ग नीचे तक भी है। अब सर समझते हैं कि ये है क्या। देखिए पूरा इंटरनेट है, जो चीजें आप सर्च करते हो और पब्लिक डोमेन में है, यानी कंडीशन नंबर 1, मेरी कंडीशन नंबर 1, जो चीजें आप पब्लिक एक्सेस कर सकते हो उनको क्या बोलेंगे, सरफेस वेब। ठीक है सर, मेरी वीडियो की पहली कंडीशन कि कोई भी जाके मेरा नाम सर्च करेगा होप तुषांत यादव, मेरी वीडियोस खुलकर आ जाएंगी, वो लोग डेटा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे गूगल, विकिपीडिया और बिंग में जो चीज़ें पड़ी हैं वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये पहला हुआ सरफेस वेब, इसे बोलते हैं सरफेस वेब। दूसरा सर, मैं आपको लॉगिन और पासवर्ड दूं, जैसे एसबीआई का करता है। एसबीआई के में सबके अकाउंट का कितना अमाउंट है, किनके बैंक अकाउंट में कितना उनका रुपए पड़ा हुआ है, ये सब लोग नहीं देख सकते। जिन्होंने इंटर बैंकिंग अपना एक्सेस किया है वो लॉगिन और पासवर्ड डालेंगे, तभी अपने लॉगिन एंड पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट को देख सकते हैं। यानी पासवर्ड आप एक्सेस तो कर सकते हैं पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसे बोलते हैं सर डीप वेब। ठीक है सर, जैसे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एसबीआई का लॉगिन पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे आपको तो आपका फाइनेंशियल डेटा खुलकर सामने आ जाएगा। इसे बोलते हैं डीप वेब। और सर तीसरा है डार्क वेब। ये कौन सा वेब है सर, इसके लिए स्पेसिफिक ब्राउजर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे TOR ब्राउजर, द अनियन रिंग ब्राउजर। इस ब्राउजर में जाकर आपको डिक्रिप्शन की से ये चीजें खोल सकते हो आप। ठीक है सर, तो इसके बारे में आज हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे डार्क वेब। पर ये समझिए पहले कि इंटरनेट के 3 पार्ट हैं, जो चीजें सबको दिखती हैं। सरफेस वेब, आप गूगल में सर्च किया आपके पास आ गया। डीप वेब, जो सबको नहीं दिखती है पर जिनके पास पासवर्ड होता है उनको वो एक्सेस कर सकते हैं इस डेटा को, लाइक एकेडमिक इंफॉर्मेशन, like multilingual databases, government resources, organization specific repositories, subscription information, scientific reports, legal documents, medical records, competitor websites, ये सारे आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड से एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। और सर लास्ट डार्क वेब, इसको स्पेसिफिक ब्राउजर चाहिए होता है। सर्टेन ब्राउजर्स होते हैं जिनमें ये खुल पाते हैं, ऐसे डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है, और उसके बाद भी की चाहिए होती है इनको खोलने के लिए। ठीक है सर, अब ये पूरे इंटरनेट का 4% होता है सरफेस वेब, यानी 4% जो डेटा होता है वो सरफेस पे अवेलेबल है, जो सब देख सकते हैं। 90% पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और ये जो 6% है ये डार्क वेब है। इसे ही डार्क नेट या डार्क वेब कहा जाता है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया। आइए समझते हैं कि डार्क नेट और डार्क वेब है क्या, पूरे विस्तार से समझते हैं आज इसको। देखिए डार्क वेब को डार्क नेट भी कहा जाता है और ये इंटरनेट का पार्ट है जिसे हम ट्रेडिशनल सर्च इंजन से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सर ट्रेडिशनल सर्च इंजन जैसे कि गूगल, जैसे कि क्रोम, आप क्रोम में डालकर सर्च नहीं किया जा सकता इन चीज़ों को, इस डेटा को सर्च नहीं किया जा सकता। ये कहाँ पर पड़े हैं, इसलिए डार्क नेट में पड़े हुए हैं। ठीक है सर, सर क्यों नहीं एक्सेस किया जा सकता? क्योंकि सर ये लोग नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, वो भी नॉन स्टैंडर्ड नहीं है सर। इसलिए गवर्नमेंट और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ये इस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1। दूसरी प्रॉब्लम, ये लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्शन, जैसे कि व्हाट्सएप करता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, कि मेरे पास मैंने आपको भेजा तो आपके पास ही जाएगा, बीच में कोई उसको डिक्रिप्ट करके आपका डेटा चोरी नहीं कर सकता। इनक्रिप्शन, ठीक है सर। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने डार्क नेट में जो कंटेंट डालते हैं उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं और इसके लिए स्पेसिफिक ब्राउजर्स की जरूरत पड़ती है इसको डिक्रिप्ट करने के लिए और इन पेजेस को एक्सेस करने के लिए। ऐसे स्पेसिफिक ब्राउजर्स को बोलते हैं TOR। TOR क्या है, एक स्पेसिफिक ब्राउजर है जिससे आप डार्क नेट की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। द अनियन रिंग, ठीक है सर। देखिए द अनियन रिंग क्या है, देखिए जनरली क्या होता है, समझिए इस बात को। जैसे आपकी वेबसाइट यहाँ पे है पॉइंट ए पर ही आपका सर्वर होगा, तो आप जब सर्च करेंगे तो आपकी पॉइंट ए पे वेबसाइट है, तब ये पॉइंट ए की वेबसाइट का सर्वर जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा और आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है सर,
लेकिन डार्क वेब या डार्क नेट वाली चीज़ों में क्या होता है, जैसे आपकी वेबसाइट नंबर ए पॉइंट पर रखी हुई वेबसाइट, तो आप जब सर्च करेंगे तो सर्वर किसी और सर्वर पे कनेक्ट होगा। मान लीजिए सर्वर है, वो सर्वर किसी और सर्वर से कनेक्ट करेगा, सर्वर 2 से, वो किसी और से कनेक्ट करेगा सर्वर 3 से, वो किसी और से कनेक्ट करेगा सर्वर 4 से, तब जाकर आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। यानी ये अनियन की पील की तरह है, प्याज की परतों की तरह है, एक के बाद एक खोलनी पड़ेगी, तब जाकर आप मिडिल में जाकर आप उस वेबसाइट के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए इनके लिए स्पेसिफिक ब्राउजर्स की जरूरत पड़ती है। द अनियन रिंग वो क्या करता है, इन पे डायरेक्टली पहुंच जाता है, और कोई क्रोम, गूगल ये सब नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है सर, इस तरह के ब्राउजर्स को क्या बोलते हैं, या इस तरह के स्पेसिफिक ब्राउजर्स, जैसे कि एग्जांपल है TOR ब्राउजर, द अनियन रिंग ब्राउजर, जो इन पेजेस को एक्सेस कर सकता है। तो सर डार्क नेट क्या है, ये इसको ट्रेडिशनल सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता, और ये डीप वेब का पार्ट है। ठीक है, तो डीप वेब में क्या है, डीप वेब को एक्सेस किया जा सकता है पासवर्ड के थ्रू, पर डार्क वेब को नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको जबरदस्ती जानबूझकर छुपाया गया है। ठीक है सर, और इसके साथ दो दिक्कतें हैं। क्या पहली प्रॉब्लम है, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोग नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, और ये अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं, इसमें ताला लगा देते हैं, जिसके पास उसकी चाबी होती है वही खोल पाता है। ठीक है सर, आइए देखते हैं इस डार्क नेट का यूज, इस्तेमाल कौन करता है। देखिए जर्नलिस्ट जो होते हैं, सिटीजन्स जो होते हैं, जो कि ऑपरेसिव रिजीम्स में, जहां पर गवर्नमेंट उनको दबा कर रखती है, जहां पर फ्रीडम टू एक्सप्रेशन नहीं होता है, जहां पर उनको बोलने की आज़ादी नहीं होती है, वहां पे ये लोग क्या करते हैं, ये अंदर ही अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए, गवर्नमेंट से बचने के लिए ये लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डार्क नेट से, क्योंकि गवर्नमेंट भी उस चीज़ को असेस नहीं कर पाती है। ठीक है सर, दूसरे लोग कौन है, रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स हु वांट टू रिसर्च इन द सेंसिटिव टॉपिक्स, जो कोई सेंसिटिव टॉपिक्स में रिसर्च करना चाह रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स, वो लोग क्या चाहते हैं कि क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है, सबके सामने ओपन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अपना डेटा कहाँ पर रखते हैं, डार्क वेब में या डार्क नेट में रखते हैं। ठीक है सर, तीसरा, बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फॉर स्टिंग ऑपरेशन, कि घर में घुसकर मारेंगे, उसमें घर में घुसकर मारने के लिए पूरा स्टिंग ऑपरेशन चला जाता है, डेटा लीक हो गया तो सबको पता चल जाएगा, इसलिए डेटा को एकदम सेंसिटिव और प्राइवेट रखने के लिए, प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डार्क नेट में इस डेटा को डाल देते हैं। ठीक है सर, चौथे कौन लोग यूज करते हैं, जब आपका लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि लोकल आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी है, अगर किसी कंटेंट को आपके ब्लॉक कर दिया उसने कि आप इस कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हो, आप डार्क नेट पे जाइए, उस कंटेंट को एक्सेस कर लीजिए। ऐसे लोग उस चीज़ को एक्सेस करते हैं। और जो अपनी प्राइवेसी को बरकरार रखना चाहते हैं, कोई अपने कम्युनिकेशन को प्राइवेट रखना चाह रहा है, कोई अपने बिजनेस प्लान्स को प्राइवेट रखना चाह रहा है, ऐसे लोग अपने डेटा को डार्क नेट में जाके डाल सकते हैं, और वहाँ पे इंक्रिप्शन ताला लगा सकते हैं, ताकि वो स्पेसिफिक ब्राउजर से ही खुले और स्पेसिफिक की से ही खुले। ठीक है सर, ताकि उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। ये लोग यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ कंसर्न्स क्या हैं, एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मतलब कि भैया ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, व्हाट्सएप की तरह, कि आप जिसको भेजेंगे वो उसी के पास पहुंचेगा। मान लीजिए ए से आपने भेजा तो बी के पास पहुंचा, बीच में कोई इस डेटा को चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसने ताला लगाकर उस चीज में भेजा तो की भाई साहब के पास है, केवल बी भाई साहब ही खोल सकते हैं और कोई खोल नहीं सकता। तो डार्क नेट में दोनों चीज हो सकती हैं, लीगल एक्टिविटीज एंड इलीगल एक्टिविटीज। तो अगर इलीगल एक्टिविटीज हुई तब गवर्नमेंट उस कंटेंट को असेस नहीं कर सकती, तो वो इलीगल एक्टिविटीज पकड़ेगी कैसे, इसलिए प्रॉब्लम नंबर 1 एनोनिमिटी। दूसरा, हेवन फॉर द इलिसिट एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज। भैया हेवन और हेवन में अंतर है। ये हेवन जो होता है ये स्वर्ग है, और जो ये हेवन है ये सेफ प्लेस है। तो ये सेफ प्लेस किसके लिए है, इलीगल एक्टिविटीज के लिए। सर क्यों है, देखिए एक रिपोर्ट है, एक स्टडी है जिसका टाइटल है क्रिप्टो पॉलिटिक एंड डार्क नेट। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2700 के समथिंग वेबसाइट्स हैं, कहां पर हैं, डार्क नेट में, जिसमें से 57%
इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज की जा रही हैं। इसका मतलब डार्क नेट मोस्टली किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है? 57% किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है? इलीगल एक्टिविटीज के लिए। तो ये किसके लिए सेफ प्लेस है? हेवन किसके लिए है? इलीगल एक्टिविटीज के लिए। तो ये हमारा कंसर्न दूसरा है। यही चैलेंज है कि इन सब चीजों को हमको इलीगल एक्टिविटीज रोकनी है। तीसरा, टेक्निकल चैलेंज टू द एस्टेब्लिश्ड डिजिटल एविडेंस इन द कोर्ट। भाई साहब, अब आपने डार्क नेट वाले किसी अगर क्रिमिनल को पकड़ भी लिया तो किसी फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ है, तो बहुत ढेर सारे रोड ब्लॉक्स और बहुत ढेर सारे हर्डल्स हैं उसको पकड़ने में, क्योंकि सर कोलैबोरेशन चाहिए। एक नेशन को दूसरे नेशन के साथ सहयोग करना पड़ेगा इन चीज़ों को पकड़ने के लिए। ऐसे लॉ भी होने चाहिए। तो ये टेक्निकल चैलेंजेस हैं इनको पकड़ने के लिए। चौथा, प्राइवेसी एंड एथिकल कंसर्न। तो भैया 57% अगर इलीगल हैं तो बाकी तो लीगल है ना। अगर आपने डिक्रिप्शन किया, यानी की लगाकर अगर इन सभी डार्क नेट के डेटा को एसेस किया, तो इलीगल वालों को डेटा पता ही चलेगा, लेकिन लीगल वालों का भी डेटा पता चलेगा, यानी गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। तो जो एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे डेटा डाले हैं, वो कह रहे हैं हमारी प्राइवेसी क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। तो चौथा कंसर्न उनका है कि प्राइवेसी एंड एथिकल कंसर्न। जो लोग सेंसिटिव टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं उनका सारा डेटा बाहर आ जाएगा, तो सेंसिटिव टॉपिक सबके सामने खुल जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? नेक्स्ट, यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? डार्क नेट में इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी ड्रग्स का सप्लाई कर रहे हैं, ड्रग्स की सेलिंग कर रहे हैं। तो सर पैसे कैसे ले रहे हैं? ये लोग पैसे क्रिप्टो करेंसी में ले रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में पैसे ले रहे हैं तो वो भी क्या है? डिजिटल करेंसी है। वो भी डीलोकलाइज्ड है, उसको भी पकड़ा नहीं जा सकता, उसको भी ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो इन ट्रैफिकिंग वालों को पकड़ा कैसे जाए? ये चैलेंज है, क्योंकि वो किसका यूज कर रहे हैं? क्रिप्टो करेंसीज का यूज कर रहे हैं। ये हमारे कंसर्न्स है। तो इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं? इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने अपने लॉ, जो ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको कहा कि आप ऐसा कीजिए कि जो भी फॉरेन से डेटा आता है उन सबको आप देखिए, चेक कीजिए और उन डेटा को कंट्रोल में रखिए। कंट्रोल ओवर द फॉरेन बेस्ड कंटेंट प्रोवाइडर्स ऑफ द डेटा। सेकेंड, आप ऐसे लेजिस्लेचर यानी आप ऐसे लॉ बनाइए या अपने लॉ में ऐसा चेंज लाइए ताकि जो हमारे हैकर्स हैं, जो उस डार्क नेट को हैक करके उनका डेटा चुरा सकते हैं, उनको आप रक्षा प्रदान कीजिए, उनको इम्यूनिटी दीजिए। नहीं तो भैया आप उन्हीं को, अब उन्होंने डार्क नेट से आपके लिए डेटा चुराया, आपने उन्हीं को धर के अंदर कर दिया, तो वो आपके लिए काम करेंगे क्यों? तो आपके लिए अगर वो ड्रग ट्रैफिकिंग वालों को पकड़ रहे हैं, उनका डेटा डिक्रिप्ट करके, उनका डेटा चोरी करके ला रहे हैं, तो उनको ऐसा लॉ बनाइए ताकि उनको सुरक्षा दी जा सके। ठीक है। तीसरा भैया, CDAC एंड CSIR, CDAC प्लस CSIR, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? डार्क नेट टेलीस्कोप बना रहे हैं। CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड CSIR सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं सर? डार्क नेट टेलीस्कोप बना रहे हैं। ये डार्क नेट टेलीस्कोप करेगा क्या सर? ये ड्रग ट्रैफिकिंग जो हो रही है इन सब एक्टिविटीज को ट्रैक करेगा, और जो ये टेररिज्म रिलेटेड जो कम्युनिकेशंस हो रहे हैं इन सबको भी ट्रैक करेगा। तो ये टेलीस्कोप क्या करेगा? ट्रैक करेगा इन चीजों को और पकड़कर बताएगा। चौथा, इंडिया ने क्या स्टेप लिया? केरला पुलिस ने क्या किया है? एक स्पेशलाइज्ड डार्कनेट लैब बनाई है साइबर डोम में। ये देखिए सर, इसका पार्टनर इन अस इन मेकिंग अ साइबर वर्ल्ड सिक्योर साइबर वर्ल्ड। इन्होंने ये किया केरला ने कि अपने ऑफिसर्स को ये ट्रेंड करेंगे, किसमें? डार्क नेट में। अब जब डार्क नेट में ट्रेंड करेंगे तो डार्क नेट में जो चीज़ें हो रही होंगी ये उनको एनालाइज कर पाएंगे और साइबर सिक्योरिटी में आपको हेल्प कर पाएंगे। आपकी साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट आपको आएंगे उनको ये लोग टैकल कर सकते हैं। तो ये पुलिस को भी क्या कर रहे हैं? आर्म्स कर रहे हैं। आर्म मतलब उनको भी बल दे रहे हैं ताकि उनको भी ट्रेंड कर रहे हैं इस चीज़ में। ठीक है सर। अब भैया नीड ऑफ द आवर मतलब कंक्लूजन क्या होना चाहिए? हमें करना क्या चाहिए इस चैलेंज से जूझने के लिए? भैया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बहुत ज़रूरत है। सभी देशों को आपस में आकर बैठना पड़ेगा और इसका सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा, तभी इस दुविधा को हम क्या करेंगे? ओवरकम कर पाएंगे, इस चैलेंज को हम फेस कर पाएंगे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड द डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो भैया हमको इस चीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खूब पैसा लगाना पड़ेगा, खूब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और अपने लोगों को ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी बनानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों।
अपने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट एंड एविडेंस एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा ताकि न्यू एज साइबर क्राइम्स को हम रोका जा। फोर्थ, अ कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर्स डीलिंग विद द साइबर क्राइम, यानी जो साइबर क्राइम में क्रिमिनल्स हैं उनको भी क्या करने के लिए, उनको भी पनिशमेंट देने के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमको अपना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स भी लगाना पड़ेगा ताकि उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई की जा सके, उनको पकड़ के उनको पनिशमेंट दिया जा सके। ये 4-5 स्टेप्स हमको उठाने पड़ेंगे। ये नीड ऑफ द आवर है क्योंकि सर हमको अपने साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि लोगों का डेटा लगा हुआ है, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। तो इस पूरे टॉपिक को मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। सर क्यों कवर किया? क्योंकि हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऐसे ही एक डार्कनेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा था उसको धर दबोचा है। ठीक है सर, तो मैंने इस डार्कनेट के कॉम्प्लेक्स इशू को इसलिए उठाया और समझाने की कोशिश की ताकि ये कॉम्प्लेक्स इशू आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल होप तुषांत यादव, एंड आई ऑलवेज होप कि आप करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। आप जिन सभी लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ मैंने शॉर्ट में बनाई है ताकि आप रिवाइज करते समय इसके पॉइंट्स को याद करें और एग्जाम में आंसर राइटिंग में आपके काम आ सके। इस पीडीएफ को आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं ये पीडीएफ डालता हूं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।